क्लास 12th के जो केमिस्ट्री का हमारा पहला लेक्चर आया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक डेफिनेशंस भी पढ़े थे और उसको अच्छे से समझा था। वहाँ पे हमने सॉलिड को क्लासिफाई किया। एक बार रिवाइज कर देते हैं, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, दो चीज़ों में। एमॉर्फस को हमने बताया था कि उसको आगे चैप्टर में नहीं पढ़ना, वो वहीं तक है। क्रिस्टलाइन का अब हम पार्ट पढ़ने वाले हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। तो क्रिस्टलाइन के बारे में हमने देखा था कि उसमें अरेंजमेंट जो होता है बिल्कुल सेम होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, उसका फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में देखा हुआ था। जो भी बच्चे, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने ऐड कर दिया है, जाके वहां पे देखो, तब जाके आगे मूव करो तो सारी चीजें क्लियर होंगी। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको भी क्लासीफाई किया गया, उसको भी बांटा गया है और कैसे बांटा गया है, सारी चीजें हम देखेंगे। तो देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता था वो हमारा ट्रू सॉलिड होता था। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, सॉलिड तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है। और पहले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। तीन चीजों को हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नाम दिया था, इनको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। तो किसी भी सॉलिड में तीन तरह के हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल्स होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड के अंदर, वो अगर सॉलिड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा तो उसको मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे, और अगर वो एटम से मिलकर बना होगा तो उसको कोवैलेंट सॉलिड बोलेंगे। इसको एक एक करके हम डीपली स्टडी अभी करेंगे तुरंत, बस इसको छोटा सा अभी मैं इसको एक सिर्फ आइडेंटिफाई करा रहा हूं इनसे। तो देखो, एटम्स अगर होगा किसी भी सॉलिड के अंदर तो उसको कोवैलेंट सॉलिड बोलेंगे। और अगर आयंस होंगे, आयंस दो तरह के हो सकते हैं, मेटल के आयन हो सकते हैं या नॉर्मल कोई आयन हो सकते हैं, तो उसको आयोनिक हम, अगर नॉर्मल कोई आयन होगा तो आयोनिक सॉलिड बोलेंगे, अगर मेटल के आयन्स प्रेजेंट होंगे तो उसको मेटेलिक सॉलिड बोलेंगे। तो चारों का आइडिया लग गया होगा थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को। तो चलो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर सॉलिड को लेते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसा होता है। तो देखो, मॉलिक्यूलर सॉलिड नाम से हमको पता चल रहा है कि इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स होंगे तो जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे ये एक मॉलिक्यूल और बी, इससे मिलकर कोई भी हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड बना, तो इनके बीच फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स का नाम दे देते हैं। ये जो फोर्स लग रहा होगा इसको हम बोलते हैं वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स क्यों नाम दिया, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे वंडरवाल, उन्होंने बताया था कि इनके बीच का जो फोर्स लगता है, वो मॉलिक्यूल के बीच कुछ फोर्स लगता है और ये बहुत ही लो फोर्स होता है, लेस फोर्स होता है। इनके बीच का जो फोर्स लगता है, दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो इसमें जो फोर्स लगता है बहुत ही कम लगता है, और इन्हीं के नाम के बेस पे इस फोर्स का नाम हो गया वंडरवाल फोर्स। ठीक है, अब ध्यान दो, मॉलिक्यूलर सॉलिड को अगर हम थोड़ा सा और डीपली स्टडी करें तो दो तरह के मॉलिक्यूल हमको मिल सकते हैं। एक मॉलिक्यूल ऐसा हो सकता है जो पोलर है, अभी इसको समझेंगे पोलर क्या होता है, और एक हो सकता है नॉन पोलर। तो पोलर के बारे में हम देख लेते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है हमारा, और नॉन पोलर क्या होते हैं। तो पोलर हमारा वो मॉलिक्यूल होता है, ध्यान दो, जिसमें पोल बनते हैं। पोल जैसे देखते हो, पोल का नाम आते ही हम क्या समझ में आता है हमको कि दो चीज़ें, दो अलग अलग चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ठीक इसी तरह से पोलर मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसमें दो मॉलिक्यूल होंगे या दो एटम होगा, और वो जो होंगे वो बिल्कुल अलग अलग होंगे, अलग जुड़े तो होंगे पर अलग अलग होंगे। समझ में आ रही है बात? जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल जुड़े तो हैं, अर्थ के अंदर ही हैं, लेकिन अलग अलग बिहेव करते हैं। तो ठीक इसी तरह से पोलर मॉलिक्यूल में भी दो एटम होंगे और वो अलग अलग होंगे। कैसे, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देख लो कि एक हमने हाइड्रोजन का एटम लिया और एक हमने क्लोरीन का एटम लिया, हाइड्रोजन का एक और एक क्लोरीन का। अब मैंने बताया था कि दोनों एटम के जो एटम्स होते हैं उनके लास्ट में इलेक्ट्रॉन हमारे घूमते रहते हैं उनके सेल में। तो हाइड्रोजन के बारे में हम जानते हैं, 11 में पढ़ चुके हैं कि इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। और क्लोरीन में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे देख लो कि 7 प्रोटॉन भी होगा इसके न्यूक्लियस में, 7 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में होंगे क्लोरीन के। समझ में आ रही है बात? अब ध्यान दो, जैसे ही H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये जो क्लोरीन है H वाले एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, और खींच के आपस में इनके बीच
फोर्स लगने लगता है और जुड़ जाते हैं। और दो एटम या मॉलिक्यूल जिस फोर्स से जुड़ते हैं इसी को हमने क्या बोला हुआ है, आगे बॉन्ड बोला हुआ है। बॉन्ड क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल या एटम के बीच में जो फोर्स लगते हैं उसको हम बॉन्ड नाम देते हैं। तो H और Cl, H में लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और Cl में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे क्योंकि 7 को अपने को 8 करना है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और इससे ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अब जुड़ जाएंगे यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, ये हमारा एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, दो एटम मिलके, वो क्या हो जाता है, HCl। समझ में आ रही है बात। अब ध्यान दो कि यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको Cl हमारा खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। अब स्लाइटली ये अपनी तरफ खींच लेगा Cl इसको। ध्यान दो कि एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर जा रहा है, इसको खींच लिया जा रहा है। तो जो भी एटम इलेक्ट्रॉन को दे देता है, लूज करता है, इलेक्ट्रॉन पे तो निगेटिव चार्ज होता है, और इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो इस वजह से इस पे स्लाइटली कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। पहले ध्यान दो, इस पे स्लाइटली कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया। और Cl पे कैसे चार्ज है, निगेटिव, तो एक ही जैसा बिहेव करेगा, पॉजिटिव और निगेटिव जैसा। और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव बन गया तो ये पोल बन गए, आपस में जुड़े हुए पोल, और इसका नाम हमने क्या दे दिया, पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिसमें प्लस और माइनस इनके सेंटर में ना होके अलग अलग होते हैं, तो ये हमारे पोलर मॉलिक्यूल हो गए। अब ध्यान दो कि अगर ठीक इसी तरह से H और H आपस में बॉन्ड बनाए, H और H आपस में बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, H और H अगर आपस में जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। H और H अगर आपस में जुड़ते हैं तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसने आपस में शेयरिंग कर ली, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, और दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों में हो गए। अब ध्यान दो ये हमारा बन गया H2। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो इस पर स्लाइटली कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इसने भी इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो स्लाइटली क्या आ गया, पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात यहाँ तक। तो ध्यान दो कि दोनों के इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से दोनों में कैसे कैसे चार्ज स्लाइटली डेवलप होगा, एक ही तरह के प्लस प्लस, और प्लस प्लस आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। समझ में आ रही है बात। तो ध्यान दो कि ये जो हमारा इस तरह का ये सॉलिड है, ये हमारा नॉन पोलर बोला जाएगा। इस तरह का जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर बोला जाएगा, क्योंकि इसमें देखो दोनों का स्ट्रेंथ सेम है। इसको अच्छे से समझो, इसमें दोनों का स्ट्रेंथ सेम है। इसने जितने स्ट्रेंथ से इसको खींचा, इसके इलेक्ट्रॉन को, ठीक उतने ही स्ट्रेंथ से ये भी उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अगर एक तरफ पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरी तरफ भी पॉजिटिव आ जाएगा, या एक तरफ निगेटिव आ रहा है तो दूसरी तरफ भी निगेटिव आ जाएगा। और अगर दोनों तरफ सेम टाइप के चार्ज आ गए तो दोनों का इफेक्ट खत्म हो गया। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से देखो हमने अभी क्या देखा कि ये नॉन पोलर हो गया और ये पोलर हो गया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाता और क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच पाता है, क्योंकि इसके 7 प्रोटॉन है। समझ में आ रही है बात। तो इसने इसको खींच लिया। प्रोटॉन वाला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिर्फ दे रहा हूँ, 7 प्रोटॉन नहीं होते, ज्यादा प्रोटॉन होते हैं, समझाने के लिए कि 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो 7 प्रोटॉन इफेक्टिव है और वो 7 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, जबकि इसके पास तो एक ही प्रोटॉन है और एक ही प्रोटॉन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो नहीं खींच पाएगा। और ये इसको खींच ले रहा है तो स्लाइडली इस पे पॉजिटिव और इस पे निगेटिव, तो ये पोल जैसा बिहेव कर रहा है, पोलर मॉलिक्यूल। और इसमें देखो दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, तो अगर एक दूसरे को खींच भी रहे हैं तो सारा इफेक्ट खत्म हो जा रहा है और ये नॉन पोलर जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये होता है पोलर और ये होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल देखो ध्यान दो कि पोलर मॉलिक्यूल से जब हमारा कोई सॉलिड बनता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलर मॉलिक्यूल से, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हमने नाम दिया हुआ है डायपोल फोर्स। डायपोल फोर्स आपस में ये लगाते हैं। समझ में आ रही बात। और अगर जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था, वंडर वाल फोर्स बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से अगर कोई मॉलिक्यूलर सॉलिड बना है तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पोलर से बना है तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। समझ में आ रही है बात। इतनी सी चीज थी इसमें मॉलिक्यूलर और नॉन मॉलिक्यूलर में, मॉलिक्यूलर पोलर और नॉन पोलर में। तो ये रहा हमारा मॉलिक्यूलर। अब ध्यान दो कि इसमें जो फोर्स लग रहा है, वंडर वाल फोर्स लग रहा है, वो बहुत ही कम है, बहुत ही लेस है। वंडर वाल फोर्स बहुत ही छोटा है हमारा। तो अब ध्यान दो
कि हम क्या करेंगे, वंडरवॉल फोर्स हमारा बहुत छोटा है। अब अगर हम इसको दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं और इसको हमने एनर्जी दी, एनर्जी जैसे ही देंगे तो ये टूटेंगे, और इनके बीच का फोर्स बहुत कम है इसलिए जल्दी ही टूट जाते हैं। तो इनका एक चीज़ याद रखने वाली है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में अच्छे से लिख लेना, यहाँ पे समझ गए हो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो होते हैं जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें भी कैटेगराइज किया गया है, दो तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर वो होते हैं जो, ध्यान दो एक चीज यहाँ पे मैं बोल रहा था कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो हेटेरोएटॉमिक होते हैं, हेटेरोएटॉमिक, ये एक नया वर्ड है। और ये जो होते हैं वो होमोएटॉमिक होते हैं, होमोएटॉमिक। इसका मतलब समझो, हेट्रो और होमोएटॉमिक। हेट्रो मतलब अलग अलग तरह के एटम्स होते हैं, एक H का एक Cl का, और होमोएटॉमिक मतलब दोनों HH के हैं। अगर I का होगा, आयोडीन होगा तो II होगा, Cl2 होगा तो ClCl होगा। तो अगर एक ही तरह के एटम है तो होमोएटॉमिक, और अलग अलग तरह के एटम है तो हेट्रोएटॉमिक है। ये समझ में आ रही है बात? तो ये सारी चीजें हम लिख देंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, इनके बीच का जो बॉन्ड है बहुत ही कम, बहुत ही इनके बीच का जो फोर्स है वो बहुत ही कम होता है। इस वजह से इनके बीच ये जो हमारा फोर्स लगता है वो तो कम होता है, इसलिए ये सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी हम इसके बारे में लिख देंगे। इसका एग्जांपल HCl दे देंगे, आयोडीन दे देंगे। तो ये सारी चीजें ये सॉलिड के फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। अब रही बात दूसरे तरह का, हम सॉलिड यहाँ पे देखने जा रहे हैं, क्रिस्टलाइन। अभी तो हमने सिर्फ मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था, अभी हम पढ़ेंगे एटम के बारे में। तो जो एटम्स होते हैं, एटम्स अगर बनाते हैं किसी भी सॉलिड को, क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो उसका हमने नाम पढ़ा था कि वो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं। अब ध्यान दो, इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि एटम्स कैसे आपस में ये बनाते हैं। तो जैसे हमने ले लिया कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, एक हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ग्रेफाइट लेते हैं या ये हम डायमंड लेते हैं। तो डायमंड में क्या होते हैं, बहुत सारे कार्बन के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। या ग्रेफाइट में भी क्या होते हैं, बहुत सारे कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ऐसा समझ में आ रही बात? ये कार्बन के एटम है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब ध्यान दो कि इनमें जो शेयरिंग होती है, इनमें कार्बन के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक कार्बन के जानते होगे 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 और। तो ये जो 4 है, या तो ये तो ना किसी से ले पाएगा ना अपने 4 को दे पाएगा। तो ये क्या करता है, ये शेयरिंग करता है, ये शेयरिंग करता है। कैसे करता है, एक दूसरे कार्बन, जो कोई कार्बन लेगा इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, एक और किसी कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, एक और किसी कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तो इस तरह से ये देखो, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ शेयरिंग कर लिया, या हाइड्रोजन के साथ भी शेयरिंग कर लेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और ये जो होते हैं, इसने इसके साथ शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन को और इसने इसके साथ शेयर किया हुआ है, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का होता है। इसलिए यहाँ पे जो शेयरिंग से आपस में ये जुड़ जाते हैं, शेयर करने के बाद जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद इनके बीच जो फोर्स लगता है, फोर्स को तो हम जानते हैं क्या बोलते हैं, बॉन्ड। और शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए यहाँ पे हमने नाम दिया हुआ है कोवैलेंट। तो इनके बीच जो फोर्स लगता है इसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्यों इनके बीच फोर्स लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को ना तो दे सकते हैं ना ही ये कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लो, इसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा हाई होता है, पर इससे इस वाले सॉलिड से, मॉलिक्यूलर सॉलिड से हाई होता है और सबसे कम होता है। इनके बीच भी फोर्स लगता है और उस फोर्स का नाम हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर आएगा हमारे पास लिखने को कोवैलेंट सॉलिड का, तो क्या लिख देंगे एग्जाम्पल में, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सारी चीजें लिख देंगे। तो कोवैलेंट सॉलिड में हमारा, इसको फिर से एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। मैं बोल देता हूं यहाँ पे कि कोवैलेंट सॉलिड में हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो एटम्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड क्यों होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किए होते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग क्यों करते हैं सारे एटम, क्योंकि उनको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। देते क्यों नहीं है या लेते क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो दे पाए या ले पाए। और उनके बीच का जो फोर्स लगता है उसको हम बॉन्ड बोलते हैं, और शेयरिंग की वजह से ये फोर्स लगता है, आपस में जुड़े होते हैं, तो उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, पर ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड से कम होता है। इनके बीच के फोर्स को हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये रहा इसका एग्जांपल, ग्रेफाइट और डायमंड रहा। इतना इसके बारे में। अब ध्यान दो, नेक्स्ट हम कहाँ पहुंचते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है टॉपिक कि मेटेलिक और आयनिक, दो बचे हमारे, तो देख लेते हैं मेटेलिक क्या होते हैं और आयनिक क्या होते हैं। तो मेटेलिक मतलब मेटल के एटम होते हैं, मेटल के एटम। मेटल जैसे कौन, आयरन हमारा हो गया मेटल,
समझ में आ रही है बात। मैग्नीशियम हमारा मेटल हो गया, कॉपर हमारा मेटल हो गया। तो ये अब हम यहाँ पे देख रहे हैं आयोनिक सॉलिड या मेटेलिक सॉलिड। आयोनिक, तो आयोनिक या मेटेलिक, तो आगे मेटेलिक के बारे में जान लेते हैं फिर आयोनिक जानेंगे। तो मेटेलिक सॉलिड में हमारे मेटल के एटम्स होते हैं, मेटल के एटम जैसे क्या हो गया इसका एग्जांपल, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, सिल्वर। तो ये सारे एटम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये हर एक एटम, जैसे आयरन का एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? फिर से वही बात, शेयरिंग की हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, शेयरिंग, डोनेट कर देते हैं। इसके देखो मेटल के जो एटम्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं और जुड़ते हैं तो ध्यान दो कि इनके बीच का, जैसे आयरन है तो ये मेटल की एक टेंडेंसी होती है। ध्यान दो, मेटल की एक टेंडेंसी हमने अपने छोटे क्लासेज में भी पढ़ रखा है कि मेटल वो होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर चले गए, और इजीली बाहर चले जाते हैं तो इनके बीच इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिससे ये बॉन्ड बना लेते हैं। समझ में आ रही बात? तो ठीक इसी तरह से बहुत सारे आयरन के एटम जो है आपस में जुड़े हुए हैं और इनसे इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर घूम रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो इनके बीच जो फोर्स लगता है इसको हम बॉन्ड बोलते हैं, और मेटल की वजह से लगता है इसलिए मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। ये खासकर आयोनिक बॉन्ड ही होता है, इस वजह से ये आपस में बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, मेटल स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, इस वजह से तोड़ना मुश्किल होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। समझ में आ रही बात? इसको अगर हम एनर्जी दे के ब्रेक करना चाहें, इसको लिक्विड में बदलना चाहें तो हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ध्यान दो, यहाँ तक तो हमारा कंफर्म हो गया इसके बारे में। अब एक और चीज़ इसमें पूछता है कि इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है? तो कंडक्टिविटी दो तरह के हो जाते हैं। कंडक्टिविटी मतलब चलाना, एक चीज़ को दूसरी जगह पहुँचाना। क्या पहुँचा सकते हैं? तो हीट पहुँचा सकते हैं, और क्या पहुँचा सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा सकते हैं। तो ध्यान दो कि इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्री हमारे मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज कैरियर, पॉजिटिव कैरियर, निगेटिव, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन केमिस्ट्री में बस इतना ही है कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्री रहे तो वो हमारा क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को चलाएगा। तो ध्यान दो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है कि नहीं? तो एटम जो मेटल के होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देते हैं और इससे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो घूमते रहते हैं चारों तरफ। तो इस वजह से ये हमारा कंडक्टिविटी इसकी, चाहे हीट की हो, हीट भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी भी एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंच जाता है। तो इसकी कंडक्टिविटी हाई है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसके बीच का जो फोर्स लगता है वो हमारा मेटेलिक बॉन्ड बोला जाता है। इसमें जो मॉलिक्यूल, जो एटम प्रेजेंट रहते हैं वो मेटल के एटम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में इंफॉर्मेशन था। अब देखो लास्ट जो हमारा आता है आयोनिक सॉलिड। तो आयोनिक सॉलिड क्या होता है? तो आयंस इसमें प्रेजेंट होते हैं। आयंस क्या होते हैं? तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है वो बन जाता है आयन। अब गेन और लूज क्यों करेगा? क्योंकि ऑक्टेट को कंप्लीट करना था। इसका एग्जांपल क्या हो गया? Na और Cl। Na के लास्ट शेल में 1 है और Cl के लास्ट शेल में 7 है। Na से Cl एक ले लेता है और इनके बीच बॉन्ड बन जाता है। ये जो मेटल आयन बन जाता है Na+ और Cl-, ये हम इसके बारे में जानते हैं। तो Na और Cl के बीच बॉन्ड बन जाता है, फोर्स लगता है और इस फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो इनके बीच जो फोर्स लगता है उसको तो हम बॉन्ड बोलते हैं, जो भी फोर्स लगता है। और ये किस वजह से लगता है? आयन की वजह से, इसलिए इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हुआ। ध्यान दो इसके बीच का जो फोर्स लगता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये आयोनिक बॉन्ड इसको बोल सकते हैं, या फिर अगर इसको एक और चीज़ नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये देखो, ये हमारे इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है कि ये इसमें चार्ज कहीं प्रेजेंट हो। अब ध्यान दो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हम 12th से स्टार्ट कर रहे हैं, 12th में स्टार्ट कर चुके हैं फिजिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब समझ लो कि ये भी, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो दोनों चार्ज पार्टिकल जैसा बिहेव करेंगे, एक नेगेटिव चार्ज जैसा और एक पॉजिटिव चार्ज जैसा। और कोई भी दो चार्जेज के बीच जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो इस वजह से इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। समझ में आ रही बात? तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थे कि आयोनिक सॉलिड में आयंस होते हैं।
आयंस क्यों फॉर्म होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या गेन करते हैं कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और ये आपस में मिलके एक आयन मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब ध्यान दो कि यहाँ इसमें ये सारी बातें क्लियर हुई। इनके बीच जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और ये इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है, और ये भी इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करा देते हैं क्योंकि इनके में आयन प्रेजेंट होता है। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। तो ये सारे पॉइंट लिख देना। तो ये सारे पॉइंट हमने को ये किसके बारे में पढ़े? क्रिस्टलाइन सॉलिड के। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने डिवाइड किया हुआ था। किस बेस पे डिवाइड किया हुआ था? तो उसमें कौन से तरह के पार्टिकल प्रेजेंट है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मेटल, कौन से तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है? एटम, मॉलिक्यूल और क्या आयन। तो इसके बेस पे हमने पढ़ा। अभी समझ में आ रही बात? और ये 4 तरह के हमने अभी पढ़ा, चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हमारे। अब ध्यान दो कि पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि ग्लास जो है वो हमारा सॉलिड नहीं है, वो हमारा लिक्विड है। तो इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लास को क्यों हम लिक्विड बोलते हैं? तो ग्लास को हम लिक्विड बोलते हैं। क्यों लिक्विड बोलते हैं? और एक और वर्ड लगाते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, जब भी ग्लास का हम विंडो में जो ग्लास लगी होती है बाहर, उसको देखोगे तो कुछ सालों के बाद, अभी लगाओगे तो अभी नहीं देख सकते, इसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता इजीली। इसको सालों बाद देखने से हम देखते हैं कि जो ऊपर वाला लेयर था इसका वो तो थिन था, लेकिन जो नीचे वाला लेयर था वो थिक हो गया। तो ऊपर थिन हो गया और नीचे थिक कैसा हो गया? पहले तो एक ही जैसा था। तो सनलाइट इस पे पड़ती है, और सनलाइट पड़ती है तो ये लिक्विड फॉर्म में बन के, हमको दिखता नहीं है लेकिन हो जाता है ऐसा, लिक्विड फॉर्म में बन गया होगा और नीचे चला गया होगा, तभी तो नीचे थिक हो गया होगा और ऊपर थिन। तो इस वजह से हम ये रीजन दे देते हैं कि ग्लास विंडो में लगे होते हैं, सनलाइट की वजह से ऊपर की लेयर थिन हो जाती है और नीचे की लेयर थिक हो जाती है। इस वजह से ग्लास हमारा सुपर कूल्ड लिक्विड है, ये हमारा सॉलिड नहीं है। अब देखो आगे के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आगे के लेक्चर में हम यूनिट सेल पढ़ेंगे, क्रिस्टल लैटिस पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम आगे के लेक्चर में। यहाँ तक वीडियो को अभी तुम लोग अच्छे से देख के इसको कंप्लीट कर लो। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर करो, करा करो और भी बच्चों के साथ। थैंक यू वेरी मच।